नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम गया है। अब 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन आखिरी दिन राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में गुप्तकाशी में पहले बाइक रैली की, तो इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। और इससे पहले केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र चोपता में पकड़ी गई शराब को लेकर भी सियासी माहौल गर्म है। ये रिपोर्ट आपको दिखा, तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनाव का शोर थम गया है, लेकिन चर्चाओं पर इस बात का जोर है कि इस वक्त केदारनाथ की जनता आशीर्वाद किसको देने जा रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। सबका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता प्रभा बंदुनी जी हैं। प्रभा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हमारे साथ टीकम राठौर जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पत्रकार हैं डॉक्टर अनिल चंदोला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी आपसे करता हूँ। चुनावी शोर थम गया है, पूरी ताकत इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी यहाँ पर लगा रही थी। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव प्रचार में अब 20 तारीख का जो इंतजार है? जी बिल्कुल। मैं आज जो चुनाव प्रचार हमारा थम गया है, तो आपने देखा ही होगा चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर पार्टी का प्रचार किया। प्रचार मतलब जितना हमने उस क्षेत्र में विकास किया है, केदार घाटी में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उससे जनता को हमने बताया है कि वहाँ पर क्या क्या कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए, क्या क्या कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए। और क्षेत्र की जनता को खुद भी पता है, क्योंकि वो क्षेत्र की जनता देख रही है, स्वयं अपने आप देख रही है कि आज जो केदार घाटी है, उसके जो दिव्य भव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और इतनी सड़कों का वहाँ पे निर्माण हो रहा है। और हर प्रकार से देखा जाए, वहाँ पे जो और भी मंदिर है, उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और हर प्रकार से क्षेत्र की जनता को कहीं किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसकी क्षेत्र की जनता भी आज तारीफ कर रही है। और जो हमारी प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, निश्चित रूप से वो जनता की पहली पसंद है। इससे पहले भी वो 2 बार वहाँ पर विधायक रह चुकी हैं। वो जनता के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती हैं। और उनकी जनता ने उनको, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जन समर्थन वहाँ पर उमड़ रहा है, आप हर रैली देख लीजिए, जहाँ पर भी हमारी प्रत्याशी जाती है, कितने खुश होकर वहाँ की जनता उनका स्वागत करती है। तो एक तो हमारी प्रत्याशी जो हमारी मातृशक्ति है, हम कहेंगे उसको, जो हमारी आधी आबादी है, हम उनको इतना सम्मान हमारी पार्टी देती है। हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ वो हमेशा खड़ी रहती हैं। और हमारे विकास कार्य जो हमने केदार घाटी में किए हैं, निश्चित रूप से हमारे चुनाव प्रचार से भी हम संतुष्ट हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर काम किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मैं कहूँगी प्रधान सेवक हैं, आज भी आप देख लीजिए जनता में कितना जोश है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री होने वाली है और जनता अपना पूरा बहुमत उन्हें देगी। ठीक है आशीष नौटियाल जी, भाजपा 2 चीजें कह रही है। एक तो जो विकास कार्य किया केदारनाथ विधानसभा में, उसमें केदारनाथ धाम भी है। और दूसरा, आधी आबादी की बात हो रही है, यानी महिला वोटर्स की, जो कि केदारनाथ में अगर इस विधानसभा में देखें तो पुरुषों से ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका विकास कार्य बहुत किया इन लोगों ने। और वो भी बोल रहे हैं, हमारे सीएम साहब भी बोल रहे थे बहुत विकास किया। 2-4 विकास बताना भूल गए थे। मैं भी आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने वहाँ पर, जहाँ पर लोग दान चढ़ाते हैं, दान देते हैं, वहाँ पर इन्होंने सोना चोरी किया। उसको बताना शायद भूल गए होंगे मुख्यमंत्री जी। तो सोना चोर भी हैं ये लोग, सोना भी चोरी करते हैं। वहाँ से शिला तक उठाकर ले गए, दूसरी जगह केदारनाथ मंदिर बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली और वहाँ से शिला ले गए। और वहाँ जाकर दिल्ली में जाकर बोलते हैं कि अब जो है दर्शन यहीं हो जाया करेंगे, उत्तराखंड जो नहीं आ पा रहे हैं यहीं दर्शन करें। बार कोड लग गए हैं, पैसे ठगने का काम कर रहे हैं मंदिरों के नाम पर। तीर्थ पुरोहितों के मकान इन लोगों ने उखाड़े, वो बताना वो भूल गए होंगे कि उनके मकान तोड़ दिए थे। तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित इनसे नाराज है। ऐसे कई विकास हैं इनके। सड़कों के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए का कर्जा ले लिया और सीजन टाइम पे 250, 300, 400 सड़कें बंद मिली। कितनी सड़कें बंद हैं, खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं, वहाँ लाशों के ढेर मिलते हैं। तो ये तो इनका विकास है, जिसको विकास बोलते हैं। अगर सोना चोरी विकास है तो ऐसा विकास आपको ही मुबारक, ये विकास हमें नहीं चाहिए। दूसरा आपने बोला आशा रावत जी जो है महिला 50% वाले महिला हैं, आशा नौटियाल जी तो पहली महिला देखी मैंने जो शराब परोसने का काम करती हैं। बताएं, महिला तो जहाँ भी इस तरह का कुछ होता है, कहीं पे ठेके खोल रहे, कुछ हो रहे, तो महिलाएं उसका विरोध करती हैं। नहीं तो वो पर पहली भाजपा ने कहा वो आपने रखी है उनकी गाड़ी में शराब। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा बोला। इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी कि आओ रखो। जब इनका पुलिस प्रशासन
उस चीज को रोक नहीं पा रहा है इनका पुलिस ये तो प्रशासन, कांग्रेस को भी क्योंकि पता इनकी होगा कि गाड़ियां, वहाँ पे हमें पता ठेके है, खोलना तो अभी हम बता ये रहे हैं, कहेंगे आपको बता रहे हैं, आपके किसने पुलिस ठेके प्रशासन। खोले? जब अरे कांग्रेस की अरे सरकार सुन तो थी, लो, अभी वहाँ अपने के टाइम पे लोगों बोल दे रहे, को आप लिख जो लो, अपने शराब टाइम परोसने पे का जरूर काम किया है, बोलना। वो किसकी तो सरकार अरे की थी? आज का जी, ताजा जी, है, तो अभी आपको भी अभी पता सुन लो, होगा। 2 मिनट प्रभा प्रभा जी जी सुन सुन लो। लो, अपने टाइम पे बोलना। नहीं, आज आप हमने आरोप देखा है लगाइए, गाड़ी उसका में, प्रत्यारोप गाड़ी मैं में आऊंगा, लिख के रखो, आपके आप बाद में जवाब बोलना, तो आप जवाब मैंने भी दूंगा, लिखी है, जवाब दूंगा मैंने भी आपसे, लिखे हैं। एक सेकंड। तो आज वहां बताएं कि किस तरह से ये अपनी गाड़ी लेकर आए और इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, आओ कोई आके शराब इसमें रख दो, ऐसा हुआ होगा आपको लगता है? तो अरे तहरीर समाज पढ़ा लिखा शिकायत तो है। भाजपा ने पहले कर दी, शिकायत उन्होंने कर दी कि यहाँ पर शराब जो बताई जा रही है वो हमारी नहीं है, कांग्रेस की शराब है। अब तो आप लोगों ने नहीं, शिकायत नहीं, करने जब में देर कर दी। रात को वीडियो वायरल होता है, जब रात को गाड़ी पकड़ ली जाती है, कि पुलिस तो पकड़ेगी नहीं, पुलिस तो आपकी सेवा में लगी है, आपने पुलिस को कह रखा है भैया देखो इस नंबर की गाड़ियां आएंगी, इन पे हाथ भी वो मत आप लगा देना। कांग्रेस को पहले से तो आपको बताएं जब कि ये है पुलिस तो, और हमारी सेवा हमारा में तो लगी एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, पुलिस का जो रोल होना चाहिए उसको वो अदा कर रहा है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैंने खुद अन्य बीजेपी के नेताओं के माध्यम से सुना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतनी मजबूती से लगा हुआ है जो वहां काम कर रहा है, और इस प्रकार काम कर रहा है कि मतलब किसी भी हालत में ये सीट जीतनी अति आवश्यक है, नहीं तो ये केदारनाथ को उठाकर दिल्ली ले जा लेंगे अगर ये लोग जीत गए तो। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी बता रहे थे कि अभी सीएम साहब का मैं एक चीज और सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी 7 बार इधर आए, केदारनाथ आए, आज तक कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ आया ही नहीं, तभी आपने सोना चोरी किया। आप 7 बार आए तो आपने पूरे रास्ते देख लिया, आपने पूरा साधन देख लिया, किस तरह से केदारनाथ के अंदर सोना चुराना है। अपनी फोटो बड़ी और वहां की मंदिर की फोटो छोटी, इस प्रकार से आपने काम किया। मंदिर के आगे उल्टे खड़े हो जाते हैं आप, गर्भगृह में घूमते हैं आप, वहां ऋषि गुफा का नाम बदल के मोदी गुफा रख देते हैं। कल को आप केदारनाथ मंदिर को मोदी मंदिर बोलने लग जाएंगे। बेईमान लोग हैं, राजनीतिक बेईमान लोग हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने नीचता की हर सीमा को लांघ दिया। बताएं, जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी होता है वो आदमी शराब परोसने का काम अच्छा कर रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दो मेहमान और हमारे साथ। आपको एक सेकंड, कहीं आप ढोल बांट रहे हैं, कहीं आप अच्छा, 2 मेहमान और हैं। बांट रहे हैं। 2 मेहमान और हैं हमारे साथ। अच्छा एक मिनट, नौटियाल जी, एक मिनट, ठीक है, बंदुनी जी, यूकेडी का पक्ष ले लेता है। राज्य के युवाओं को शराबी मत बनाने का काम करो। ठीक है। इस तरह बेशर्मी अच्छा, की हद होती उसमें है। देखना होगा। महिला प्रत्याशी शराब परोस रही है, दिल्ली नहीं, तक उसमें से देखते पैसा आ रहा है हैं, आप उसमें लोगों का। देखते हैं क्या जांच होती है। बेईमान, झूठे अच्छा एक सेकंड, थोड़ा, अच्छा बहसबाजी नहीं होगी। इनको झूठ से मतलब है, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो जनता बता देगी। अच्छा प्लीज आप दोनों लोग, अच्छा ठीक है, ठीक है, टीकम राठौर जी, पार करो। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा टीकम राठौर जी, आप लोगों के प्रत्याशी इस वक्त जो है, एक सेकंड, कितना पाप करोगे मंदिर से सोना सर चर्चा को आगे बढ़ने दीजिएगा। नौटियाल जी, मैडम एक मिनट, प्रभा जी एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रवक्ता है, पर आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप तो पक्ष लेंगी, शराब का पक्ष आप बोलेंगे शराब में वो तो अमृत था, वो तो आपके मोदी जी है। अच्छा ठीक है, शराब की बोतलों में अमृत सर भर के लाए हो, देखिए, क्या चर्चा में सबसे ज्यादा जो टाइम है वो भाजपा और कांग्रेस को ही दिया जाता है, क्योंकि हम मुख्य पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर दूसरे लोगों के पास नहीं जा पाए। ठीक है नौटियाल, एक आप बताओ किसका था? सर मुझे फिर आपकी मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। प्रभा जी एक सेकंड, पहले किसी चीज को समझो, किसका ब्रांड है पूछो ना, आईटीआई सूचना मांगो ना, कहाँ लगा हुआ, किसका ब्रांड है, क्या है, पता तो करो। झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ की रानी। ठीक है मैडम, ठीक है, टीकम राठौर जी, आप लोगों के चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, आप लोग कहाँ पर पाते हैं आप लोग खुद को, जो आपकी तैयारियां यहाँ पर, क्या जनता का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि यूकेडी के साथ जनता रहती है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता मामला। देखिए रवि जी, इस बार मैं भी काफी चुनाव में वहाँ घुमा हूँ। हाँ। और जिस प्रकार से वसु केदार, ऊखी मठ, ये तमाम जगह जो है, वष्टी और आपका ये वो बाड़ा, कौन सा बाड़ा, शीशम बाड़ा वगैरह, ये सारी जगह जहाँ हम लोगों ने लोगों से प्रचार के माध्यम से उनसे संपर्क किए, तो उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा समर्थन दिया है इस बार। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियां आज ये दावा ठोक रही है जीतने का, तो मैं ये भाजपा से भी पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी जो ये 40 घोषणाएं आई, वो क्यों आई? और इसी टाइम पे आई, इलेक्शन के ही टाइम पे वो भी आई है। और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी खूब तानाशाही करके हमने वहां पे खूब काम कर रखा है। तो आज ये दारू की जो पेटियां वहां मिली है, क्या कोई झंडा लेके कोई गाड़ी में जाता है जो, यदि दारू बांटने कोई जा रहा है?
तो ये सीधे सीधे ये भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों पार्टियों को ये एहसास हो चुका है कि हमारे पास जो टक्कर तीसरे विकल्प के रूप में पैदा हो चुकी है। आप तो नई बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो गाड़ी में दोनों की शराब एक साथ जा रही थी क्या? नहीं, दोनों की शराब नहीं थी। यदि कांग्रेस पार्टी ने उस शराब को पकड़ा है हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रवि जी, शराब का मैं ये कहना चाहता हूँ रवि जी, झंडा लगा के ही जाता है, झंडे वाली गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी। कोई अपना लगा के ही जाता है। नहीं, शराब वाले पे लूंगा मैडम, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, फिर वो स्पष्ट नहीं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी ना वो चीजें। एक मिनट, अच्छा ठीक है राठौर जी, एक सेकंड, अरे उसमें बात करेंगे, अरे नौटियाल जी करेंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर राठौर जी को हमारा वो दारू नहीं, जो हर आदमी की गाड़ी में वो एक गाड़ी में अलग हो सकता है। देखिए रवि जी, गाड़ी के अंदर से वो झंडा निकलता है और हमने लिख दिया, अच्छा चलो, वो हमने लिखा, ठीक है, छोड़ और वो झंडा छोड़ दीजिए इस बात को। बात झंडे तक, एक मिनट प्रभाजी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं जवाब लूंगा। बात झंडे तक सीमित नहीं है। हाँ, झंडा वो अंदर से निकाल रहा है, लेकिन नजर उसकी कहाँ है? नंबर पे कि कौन सी नंबर की गाड़ी है। अच्छा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यदि आप बिल्कुल गहनता से उसका अध्ययन करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एक चोर अपना प्रूफ भी लेके साथ में जाएगा क्या? बिल्कुल जाता है। नहीं, तो ये आप ही लोग कर सकते हैं। ये दोनों दलों को, रवि जी मैं कहना चाहता हूँ, दोनों दलों को ये दहशत पैदा हो चुकी है कि जिस प्रकार से यूपीडी के साथ वहाँ जन समर्थन मिल रहा है ना, इस बार इनको बिल्कुल चुनौती के रूप में खड़े हो चुके हैं और बिल्कुल इनको लग रहा है कि सीटें हमारी नहीं निकल रही है। दोनों बिल्कुल कंफ्यूज हैं, जिस वजह से इनको दारू का भी ड्रामा करना पड़ रहा है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ऐसे विकास कर दिए। कौन से विकास कर दिए भाई आपने? कितने उद्योग लगाए आपने वहां पे? आप बताओ ना, एक उद्योग का नाम बता दो, एक भी उद्योग का आप नाम बता दो। कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और पर्यटन डेस्टिनेशन भी है, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन यदि चौखंबा के सामने वाला जो पर्वत है, यदि उन्होंने इसका विकास किया होता ना, तो चौखंबा के सीधे सीधे दर्शन होते वहां से, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होता। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा विकास नहीं किया, गांव के लिए कोई ऐसा विकास नहीं कर रखा। और हम लोग भी लोगों में समझाने में कामयाब हुए हैं इस बार, और हमने पूरी नीतियां बताई है कि भाई हम क्या करने वाले हैं। मैं डॉक्टर अनिल चंदोले जी पर जा रहा हूँ। डॉक्टर अनिल, हम कैसे समझें जो, क्योंकि अब पूरा चुनाव प्रचार हमने देखा, कई तरीके की चीजें आई जो हम पहले नहीं समझ पा रहे थे, अब हम मुझे लगता है काफी हद तक समझ सकते हैं इस चुनाव को। कहाँ ये चुनाव पहुंचा है इस वक्त, कितना दिलचस्प ये चुनाव है, क्या नेक टू नेक की लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है दो बड़ी पार्टियों के बीच? रवि जी, इस बार का जो चुनाव है ना, वो कई चीजों में अलग सा चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से जो एक ट्रेंड चला आ रहा था कि जो भी मृतक विधायक होता था उसके किसी परिजन को टिकट देते थे। तो पहली बात तो ये कि शायद 6 या 7 विधायकों के बाद ऐसा नंबर आया है कि उस मृतक विधायक के परिवार से ना देकर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया। इसके अलावा इस बार आप देखिए, बीजेपी हर बार अपना चुनाव बड़ा मजबूती से लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उनकी पूरी ताकत झोंकी हुई होती है, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, जो बड़े नेता हैं वो सब होते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं देखने को मिलता। इस बार आप देखिए, कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ रही है। मनोज रावत वहां पे एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे, इसलिए उन्होंने वो उन पे दाव लगाया। तो आप देखिए, हरीश रावत भी गए, गोविंद सिंह कुंजवाल गए, मंत्री प्रसाद नैथानी गए, गणेश गोदियाल वही हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, बहुत सारे नेता। बीजेपी तो हमेशा से चुनाव ताकत से लड़ती है, उनके पूरे जो उनका दल बल है, उनका संगठन है, वो बिल्कुल सक्रिय है। तो ऐसे में ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा कि चुनाव किसकी तरफ जा रहा है। हाँ, ये बात है कि दोनों बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोकल के मुद्दे हैं, मुझे लगता है इस चुनाव में वो बहुत अहम रोल निभाने जा रहे हैं। एक दो मुद्दे तो सबके सामने हैं, लेकिन एक जो मुद्दा है जो मुझे लगता है वहां पे व्यापारियों को बहुत प्रभावित कर रहा है, वो है जो इस वर्ष की यात्रा में जो अव्यवस्थाएं रही और जो यात्रा को कुमाऊं से डाइवर्ट करने की बात हुई ना, क्योंकि जितनी मेरी बात हुई वहां पर जो व्यापारी लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जानबूझ के यात्रा को खराब किया गया, जानबूझ के यात्रा को कुमाऊं की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। तो उससे कुछ नाराजगी वहां व्यापारियों में है। अब कांग्रेस उस नाराजगी को कितना अपने वोट में कन्वर्ट कर पाती है और बीजेपी कितना उस नाराजगी को खत्म करके अपने लिए थोड़ा सेफ और फील्ड कर सकती है, ये देखना पड़ेगा। बाकी बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे लगता है बहुत ताकत से इस बार चुनाव लड़े हैं। जैसे जो मंगलौर और विधानसभा और बद्रीनाथ का जो रिजल्ट था, उसके बाद कांग्रेस को लगा है कि अब उनके पास कुछ पावर है कि वो यहाँ पर चुनाव में आ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो इसलिए इस बार आप देखेंगे कि पिछले कई चुनावों के बाद कांग्रेस पहली बार थोड़ा संगठित लग रही है। कांग्रेस पहली बार
ऐसा लग रहा है कि ताकत से चुनाव लड़ रही है। तो इससे निश्चित तौर पर नतीजा जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को फाइट करनी पड़ रही है, ये अच्छी बात है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव एक तरफा ना रहे, चुनाव में इस तरह की बातें होती रहे बिल्कुल। और जनता के पास 2 अच्छे या 3 अच्छे या 4 अच्छे कैंडिडेट हो जिनमें वो अपने लिए सबसे बेस्ट को चुन सके, उन्हें लगे कि हाँ ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है। हाँ। तो इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैदान खुला हुआ है और 2-3 दिन की बात है, फिर पता चलेगा क्या होने वाला है। बिल्कुल, और चुनाव वही दिलचस्प होता है जिसमें रिजल्ट का इंतजार हो। यहाँ पर बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट क्या होगा। बहुत सही बात आपने डॉक्टर साहब बोली है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभा जी, अब आ रहा हूँ आपके पास। अब आप जवाब दीजिए, और विपक्ष से मेरा कांग्रेस और यूकेडी से मेरा निवेदन है कि एक बार सुन लीजिएगा कि भाजपा क्या कहना चाह रही है, जो आपके सवाल थे। प्रभा जी, जिस पर आप जवाब दे रहे थे, अब जी, उस समय जी। आप, हाँ जी, अभी मैं सुन रही थी। अभी अगर आप श्रद्धालुओं की बात ले लीजिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जब 2013 में वहाँ पर आपदा आई थी तो उसके बाद श्रद्धालुओं की क्या संख्या वहाँ पर रह गई थी। मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे थे। लेकिन अभी इस बार हमें ये भी पता है कि जुलाई में आपदा आ गई थी, आपकी शुरू हो गई थी यात्रा, श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। उसके बाद भी रिकॉर्ड तोड़, अगर हम पूरी यात्रा की भी बात करें श्रद्धालुओं की, 48 लाख के आसपास इस बार भी श्रद्धालु आए हैं। और केदारनाथ जहाँ पर ये आपदा आई थी वहां पर हम देखें, नॉर्मली वहां पर हम पिछले साल का अगर देखें तो 20 लाख से ऊपर वहां पर श्रद्धालु आए थे। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि 2 महीने के आसपास आपदा की वजह से यात्रा बाधित रही। फिर भी अगर हम उसका अनुमान लगा रहे हैं तो 17 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और जहां तक रही सोनी और इसकी बात, तो ये बार बार आप पूरे चुनाव के विश्लेषण, जब भी हम डिबेट में बैठते हैं, इनके पास मुद्दे क्या है? शिला ले गए, जबकि उसको भी ये पता चल गया है कि शिला हम नहीं लेके गए थे, बल्कि केदारनाथ मंदिर हम नहीं लेके गए थे। ये कांग्रेस वाले बद्रीनाथ मंदिर का ये ऑलरेडी निर्माण कर चुके हैं मुंबई में, और हमारे जो धाम है उनकी ये छवि खराब कर रहे हैं। दूसरा, अभी ये जो हम कह सकते हैं शराब वाला कांड ये बता रहे हैं, वो किसने किया? आज ये प्रदेश में विकास की बात करते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि विकास, अगर ये इतने संवेदनशील होते विकास के लिए, तो इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने विकास के नाम पर उत्तराखंड की जनता को क्या दिया? शराब के हर 500 मीटर पे सड़क तो बनाई नहीं गई जिसकी बात कर रहे हैं, हर 500 मीटर में प्रदेश में आपको शराब के ठेके जरूर मिल जाएंगे। तो क्या आज आप लोगों ने कम कर उत्तराखंड में ये दिया? दशा क्यों हो गई प्रभा जी, है? आप लोगों ने कम कर दिए हैं शराब के ठेके अब? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल किया है, क्यों नहीं, इसमें सख्ती से काम किया जा रहा है। और जो भी वहां पर जो विकास के हमारे मुद्दे आप देख लीजिए। व्यापारियों की बात मैं आपको बता देती हूँ, आज स्थानीय जनता से आप बात कीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पे श्रद्धालु आए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु तभी वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो श्रद्धालु वहां से गए, और अगले वर्ष आप देखिएगा कि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। जो केदार घाटी का पुनर्निर्माण हुआ है, इतने दिव्य भव्य दर्शन हुए हैं, ऑल वेदर रोड बनी है, यात्रियों को सुगम और मैं कह सकती हूँ बहुत ही सुरक्षित यात्रा भी देना हमारा ध्येय है। फिर इन्होंने कहा यात्रा डाइवर्ट कर दी। अब एक बात बताइए, इतने श्रद्धालु वहां पर चले गए, क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम एकदम से क्राउड में वहां भेज देंगे, तो अगर हमने उनको दिव्य दर्शन और अच्छे दर्शन करवाए, सुरक्षित यात्रा करवाई, तो वो हमारी जिम्मेदारी थी, जिसको पाने में हम सक्षम हुई है हमारी सरकार। तो श्रद्धालुओं में, स्थानीय जनता में ऐसा कुछ नहीं है, और वहां के व्यापारी वर्ग बहुत ठीक है। और अभी ये भी आने वाले, और हमारी सरकार का हमेशा ये रहता है कि अगर कहीं कोई कमी है तो हम उसको सुधार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा क्या रहता है, वो अपनी बात को जस के तस रहते हैं कि हमने जो किया है वो ठीक किया है। हम कह रहे हैं अब दोबारा जब यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले वहां पे जितने भी स्थानीय व्यापारी हैं, वहां पर और भी घोड़े खच्चर वाले, उनको बिठाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनको कल ही उनको बिठा के उनसे समय से पूर्व प्रबंधन किए जाएंगे। और जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि संसाधन है, ये भी देखे जाएंगे श्रद्धालुओं को आने वाले समय में, क्योंकि निश्चित रूप से वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, उनसे बातचीत की जाएगी। जो कुछ दिन पहले ही उनको बुलाया जाता था, व्यापारियों को उनसे बातचीत की जाती थी, उनको कम से कम अब ये किया जा रहा है कि 2 महीने पहले बुलाकर उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि वो अच्छे से व्यवस्था कर सके। और अभी एक मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी कि हमारे प्रदेश के जो युवा बंबई और बड़े शहरों में कुछ रोजगार के लिए जाते थे, जब इस बार उन्होंने देखा है वो टेंट और छोटी दुकानों से कितनी आमदनी उनको इस सीजन में हुई है, वो लोग वापस आ गए हैं और अगली यात्रा के लिए अच्छी व्यवस्था के साथ वो तैयारियों में जुट गए हैं। उनको परमिट दिया जाएगा, टाइम से परमिट दिया जाएगा, और जो उनका परमिट अभी 1 साल के लिए बनता था, उसके लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं कि वो परमिट उनका 5 साल तक के लिए कर दिया जाए, ये व्यवस्था उनको दी जा रही है। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर श्रद्धालुओं को दी जाएगी, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो निश्चित तौर पे हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हमें राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और
यहाँ की आर्थिकी में भी, वहाँ का जो क्षेत्रीय मैं कहूँगी लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो ये फालतू की बातें करना, मुद्दे वही मुद्दे इनको अच्छा, अच्छे अगर लगते हैं मैं- जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि सरकार के खिलाफ हूँ। मैं एक सवाल करूं आपसे कि अगर आप जस जीत का दावा कर रहे हैं तो कितना क्या अंतर रहेगा इस बार? आप मतलब भाजपा क्या मान के चल रही है अभी तक का आकलन की क्या अंतर रहेगा जीत का? निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ जिस प्रकार से हमारा चुनाव का वहाँ पे प्रबंधन है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को विकास कार्य बताए हैं, जो कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जनता को विकास चाहिए। फालतू के हम कह सकते हैं कि आरोप लगाना, भ्रम फैलाना, कुछ भी बोल देना, उन बातों से अब जनता, यहाँ की बुद्धिजीवी वर्ग उत्तराखंड का है, वो समझती है क्या सही है। आप कितना भी झूठ का प्रचार कर ले, जनता विपक्ष के बहकावे में आने वाली नहीं है। हर बूथ भाजपा का बूथ होगा और निश्चित रूप से हमारी प्रत्याशी जो जन जन के साथ जुड़ी हुई है और हमारी जो डबल इंजन की सरकार, वहाँ पे करोड़ों रुपए की योजनाएं वहाँ पर चल रही है और आने वाले समय में वो चलेंगी। जब हमारी विधायक और हमारे रहेंगे तो निश्चित तौर पर विकास कार्य वहाँ पर होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित तौर पर हम बहुत ही अधिक मतों से वहाँ पर जीतने वाले और ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। ठीक है, अब आशीष नौटियाल जी, जो जवाब आपको मिला, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, जो आपके देखिए सवाल अभी थे। लास्ट में जवाब दिया सबसे बड़ी विजय होगी। अब इन्होंने मना कर दिया, और 400 पार वाली बात मत बोलना क्योंकि बड़े घबरा गए। अब की बार 400 पार, अब की बार 1.5 लाख के अंतर, वो 3 लाख लोकसभा के। की सीटों के अच्छा लिए अच्छा, है। विधानसभा के लिए मना करा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक नहीं, विधानसभा में नहीं जीतेंगे तो मना कर दिया होगा, अच्छी बात है। विधानसभा के लिए मना कर दिया, वो वोट का अंतर नहीं बताएंगे क्योंकि देखो जीतने के लाले पड़े हैं। वोट का अंतर तो वो बताएगा जिसको जीतना होगा। इनको जीतने के लाले पड़े, ठीक, वोट होगा 1.5 लाख वोट से नहीं जीतेंगे। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए अब नहीं कांग्रेस कितने वोटर बोलेंगे। जीत रही है, आप बता कांग्रेस दीजिए। तो पूरा कांग्रेस की ही जीत होनी है, कांग्रेस की जीत होनी है। अब डिपेंड ये भी कर रहा है कि शराब इनकी गई हुई है। अब इस शराब कितनी बढ़ेगी, जीत का अंतर भी तब ये लोग बता पाएंगे। लेकिन देखिए आपको लगता है शराब कि आज भिजवाने का से वोटर, आज का हमने पढ़ा देखा लिखा कभी वोटर, जीत का अंतर के लिए हमने बात नहीं की। पढ़ा लिखा वोटर कोई 400 शराब पी के हाँ। वोट दे, जिसकी शराब पिएगा उसे वोट देगा भी। देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गलत फहमी है कि वहाँ शराब पिलाएंगे। इस समय शराब जिसकी भी हो, जब आचार संहिता तो लगी जांच का है, विषय। आचार संहिता में चेक भिजवाने का काम कर रहे हैं। देखो हमने आपदा पीड़ितों के लिए चेक भिजवा दिए। तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कई इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो इस समय नहीं होने चाहिए थे, उन कामों को कर रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास वाले लोग हैं, विकास कर रहे हैं। इनका कोई एक विकास बता दो इन्होंने क्या किया। नहीं, और ठीक, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 60 साल क्या किया। अच्छा, अरे हमने प्रभा जी, आपकी उम्र जो हो, आप लोगों को पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया कि आप प्रवक्ता बन गए। ये हमने 60 साल का हमारा अचीवमेंट अच्छा, है। ये तो आप जिस अस्पताल में इलाज कराती थी आपने मुझे या बताया कराती है, हैं आपने- सरकार, अरे सरकार किसकी अच्छा थी? नहीं, ये तो पूरे देश की बात है। एक मिनट, केदारनाथ पे आते हैं। अच्छा नोटिस सुनिए, हमारी एजुकेशन है। एक सवाल। अगर स्कूल ना तब होते आपकी सरकार थी तो तो क्या कौन करता पढ़ भाई? आप ही पाते? करते। अगर स्कूल ना होते क्या आप पढ़ पाते? क्या आप अपना इलाज करा पाते? अरे तो हमने आपकी स्कूल आपकी खुलवाए सरकार हैं। थी, आपकी हमने सरकार थी, स्कूल लोगों ने खुलवाए आपको हैं। चुना था तो आपने स्कूल खुलवाया। हमने खुलवाया ना नहीं, स्कूल। आप लोगों ने भी आपके एहसान नहीं 60 किया। साल में क्या किया? अरे 60 साल में क्या नहीं किया? सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने की फैक्ट्री लगा दी सरकार आपकी 60 साल में हमने ये किया। 60 साल में कौन से अच्छा, विभाग ठीक है। नहीं खुले? एक मिनट। सारे सरकारी विभाग 60 साल के अंदर के हैं। नहीं, मेरा आपने सवाल तो ये है, बंद किए हैं। मेरा सवाल आप ये तो है बंद करने कांग्रेस वाले से। हो। सुन लीजिए, आपने हमसे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हमने क्या एक किया? मिनट, 60 सुन सालों लीजिए। का जवाब आपको सीधे सीधे दे दिया कि हमने ये किया कि पढ़ा लिखा के आपको इस लायक बना दिया कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं हमने क्या किया। अभी और अच्छा, भी प्रभा बहुत जी, कुछ है। प्रभा जी, एक आपने सेकंड। जितने प्रभा जी, सवाल एक पूछे सेकंड, उनका एक जवाब सेकंड। देने। आपने जितने सवाल प्रभा जी, एक पूछे सेकंड। उसका जवाब मुझे सुन देने सुन दें। लीजिएगा। हाँ, देखिए दूसरा इन्होंने कहा शराब के ठेके हमने खुलवाए। आप देखिए पिछले 4-5 सालों में शराब के जितने ठेके बढ़े होंगे, घर घर तक शराब की नीति लेके आए थे। 32 किलो 36 किलो बोतल आप घर में रख सकते ये हैं। सब कांग्रेस के अरे कारनामे कैसे हैं। भूल जाते? क्या हो गया आपको? क्या हो लेकर गया? आए थे, वापस ले लिया था। डिपार्टमेंट स्टोर आपने फैसला खुलवाए। वापस ले लिया। अरे हमने ही तो बंद करवाए। जब हमने बोला शराब नीति का विरोध किया, घर घर में बार होगा, सबके घर में दिन रात पियो। ये सीएम साहब, ये आपके सीएम साहब अभी परसों आए, एक आदेश दिया कि 24 घंटे बार खुलेगा। बताएं, फिर वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो झूठे और देखिए डिबेट खराब ना करें, अपने टाइम पर बोले। आपने जितने प्रभा जी, सवाल एक पूछे, सेकंड, प्रभा जी, आपने जितने एक सवाल पूछे उसका जवाब सुने। पहले आप जवाब सुनने की हिम्मत रखें। सवाल आपने पूछा है, सवाल पूछा है तो जवाब सुने। टाइम की बात है। ठीक है, देखिए नोट है, हमने कभी नहीं सोचा था कैंथरा जी कि इतने बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट स्टोर खोल के दे देंगे ये शराबों के। हर थोड़ी दूर में आपको एक बढ़िया डिपार्टमेंट स्टोर दिखता है जिसमें दिवाली की तरह लड़ियां लगी हैं। इतने बढ़िया पहाड़ में भी खुलवा रहे हैं। आप पता है हमें, आप पहाड़ में भी खुलवा रहे हैं। हम समझ रहे हैं। अरे आपने
आपने नहीं देखे ठेके तो मैं दिखा दूं आपको, कितने देखने। यहाँ से ISBT से होते हुए चले आओ, 2-4 तो यहीं दिख जाएंगे। थोड़ा केदारनाथ सुन लो, केदारनाथ विधानसभा पे केंद्रित रहता है। अपना विकास सुन लो, केदारनाथ नशे पे ढकेल रहे हो लोगों को, सुन लो अपना विकास। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे अच्छा, बढ़िए। स्थानीय जनता, अरे सुने, आप सुन तो लो। केदारनाथ पे केंद्रित रहिएगा। केदारनाथ की बात बता रहा हूँ। ठीक है, प्रभा जी को सुन लीजिएगा, मैं के केदारनाथ पे जिस लेकर आ रहा हूँ उन्हें। अरे प्रभा जी, या तो आप ही बोल रहे हैं या हमें ही बोलने थे। प्रभा जी, अरे जब सवाल सुन पूछे सुन तो लीजिएगा, लो, सुन लीजिएगा। आप सवाल तो सुन लो। एक सेकंड, जी, आप गलत क्या गलत बोले? डिपार्टमेंट अब रास्ते नहीं है, 2017 से एक तो भी आपकी चीज सरकार गलत है, बता रास्ते दो। नहीं है नहीं पहाड़ पढ़ा में। लिखा एक पाए सेकंड। आपको, बोलो। नौटियाल नहीं जी पढ़े बात हम? पूरी कीजिए। देखिए जल्दी दूसरा, आगे, शराब से थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हम आगे बढ़ रहे हैं ना। केदारनाथ के अंदर जिस दिन केदारनाथ के कपाट खुले, उस दिन पहले दिन सारे व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, पहले दिन। क्योंकि व्यापारी इनसे नाराज था, होटलियर इनसे नाराज था। ये कह रहे हैं कि वहां का व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हो गया। घोड़े खच्चरों की इतनी गंदी व्यवस्था रखी इन्होंने, पूरे रास्ते में घोड़े खच्चरों की गंदगी पड़ी है, पर कोई उठाने वाला नहीं है। और जगह जगह जाकर वो सही जगह पर झाड़ू लेकर घूमने का काम करते हैं। ये विपक्ष देखता है, विपक्ष पे आंखें हैं, विपक्ष हरे चश्मे पहन के नहीं घूमता, विपक्ष ने हरे चश्मे नहीं पहने हुए, विपक्ष पे आंखें हैं, विपक्ष देखता है और विपक्ष समझता है किस तरह गंदगी थी। हमें पता है वहां पे क्या गंदगी थी, व्यापारियों ने क्या हाल किया। अभी नफरत फैलाने के लिए पहाड़ों के अंदर, यहाँ बाहर का आदमी ना आए, बाहर का आदमी व्यापार ना करे, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, ये झूठे और बेईमान लोग हैं। ये जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। कहते हैं देश सुरक्षित है पर हिंदू खतरे में है। ये देश सुरक्षित है पर हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आतंकवाद तो एकदम डर गया, आतंकवाद घबरा गया, लेकिन मणिपुर में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कहाँ केदारनाथ जी पर आ जाते हैं, केदारनाथ उपचुनाव पर आ जाते हैं। एक सेकंड, तो आपकी मैं थोड़ा सा आगे रो रही है, आगे बढ़ो। आशा नौटियाल तो रो रही है जगह जाके। अच्छा, आप लोगों की बहस हो रही है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा बंधु जी, मेरा एक सवाल, मैं कांग्रेस से सवाल मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूँ। नौटियाल जी एक चीज बताइए, अभी एक चर्चा चली क्योंकि मनोज रावत भी वहां पर विधायक रह चुके हैं 17 से 22, और अगर हम आशा नौटियाल की बात करें वो तो 2 बार विधायक रह चुके हैं वहां पर। अब एक चर्चा है, स्टार प्रचारक ये कह रहे हैं भाजपा के कि 6 करोड़ का जो फंड था जो विधायक को मिलता है वो फंड वापस आ गया, विकास कार्यों पर नहीं लगाया गया। अब जब ये वाला प्रचार हो रहा है कि जो विकास के लिए वहां पर पैसा आया था वो नहीं लगाया गया, तो अब ये आकलन करने के लिए तो आसान होगा ना वहां की जनता को कि जो विधायक थे पैसा आ गया। ये किस तरीके के आरोप है, इस पर क्या कहना है? देखिए, आपदा के बाद केदारनाथ के ऊपर वैसे ही बहुत बड़ा फंड था जो लगाया गया। विधायक निधि की बात विधायक निधि भी है, लेकिन एक फंड लग रहा है तो उसके ऊपर दूसरा फंड लगा देंगे आप। ये भाजपा नहीं है जो 1500 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी बना दिया, उस पर पैसे खा गए। टाइल्सों के हाल देखो क्या हो गया। वहां फंड ऑलरेडी बहुत अच्छा मात्रा में आया था और उस फंड से वहां का विकास कार्य किया गया। अब आप कह रहे कि इन्होंने 6 करोड़ क्यों नहीं खर्चा। अरे मोदी जी तो आपके आए हुए हैं, कहाँ मोदी जी कहानी कर रहे हो। मोदी जी को आए हुए भी समय कितना हुआ, मोदी जी कहानी मत करो। हमारे पास माननीय हरीश रावत जी ने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में राजनीति करने लगे कि मैं बना दूंगा। अरे पहले अपने गुजरात को बनाओ फिर बात करना है यहाँ की। गुजरात संभलता नहीं है, इधर उत्तराखंड में तुम मंदिर बनाओगे। हमारे सीएम थे, उन्होंने कहा हम बनाएंगे, हमारा उत्तराखंड है। दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, संभालो, एक राज्य के बुरे हाल कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हो। हम उत्तराखंड के अंदर मंदिर संभालेंगे। धर्म की राजनीति, विकास की राजनीति करो। और 2 लोग और, विकास की राजनीति करो। एक सेकंड, 2 लोग और। टीकम राठौर जी, ये तो बात हुई, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ धाम तक ही सीमित है, लेकिन एक ये विधानसभा है, इसमें स्थानीय मुद्दे भी हैं और शायद आप लोगों ने उन स्थानीय मुद्दों पर लोगों से बातचीत की होगी ताकि लोग आपकी तरफ आए, आपके प्रत्याशी को वोट करें। क्योंकि हर पार्टी जिन्होंने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, भले ही वो बड़ी पार्टी हो, आप क्षेत्रीय दल हैं, इसी उम्मीद के साथ रहते हैं कि जीत होगी। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है या फिर वहां पर लोग भी धाम की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों की बातें कर रहे हैं लोग। उन्होंने कहा ना बीजेपी ने कोई यहाँ ऐसा उद्योग लगाया, ना कोई जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो ग्रेजुएशन करके या कोई ऐसे टेक्निकल डिग्रियां लेके आ रखा है, वो क्या वहाँ ढाबा खोलेगा? तो उनका ये सारा कहना है कि इनके पास ना कोई रोजगार गारंटी कानून लाया कि एक परिवार जो घर का परिवार है उसको भी 30-40 हजार तक की व्यवस्था हो जाती है साल के अंदर। इनके पास ऐसे कोई प्लान नहीं है और उनका तभी तो ये टूट रहे हैं उनसे। ये जो इनको ये खौफ दिख रहा है ना, ये तीसरा फ्रंट जो हमारा बिल्कुल मजबूत रूप से वहां पे मिल रहा है, तो इनको यही तो डर है कि कांग्रेस भी पहले सोच रही थी कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत सकती है, लेकिन अब इनको भी ये ड्रामा करना पड़ा, दारू का ड्रामा किया। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये तो आप कह रहे कांग्रेस ने किया दारू का
ड्रामा? हाँ, कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस ने किया आपने दारू का भाजपा को ड्रामा। क्लीन चिट दे दी। नहीं, भाजपा तो पैसे गूगल पे भेज रही है। मिक्स अप है। हाँ, मिक्स है दोनों का। ठीक है। तो इनको जो नकार रही है ना, चलो वो अब बाद में विषय देखेंगे। अच्छा ठीक है, उस विषय पर नहीं। अच्छा बाद में हम विषय देखेंगे। मेरे सवाल पर जाए। लेकिन जो इनके तरफ जो रुझान लोगों का बदल रहा है, डेमोग्राफी की बात करते हैं, तो भाई जो आप यूसीसी लेके आ रहे हैं, आप बताओ ना, जो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है? आप इस पे आपने अध्ययन नहीं किया? अनुच्छेद, वो पूरे अपने धर्मों को जीने का पूरा अधिकार है सबको। तो यदि आप यूसीसी लाते हैं तो क्या उसमें वो प्रभावित नहीं होंगे? तो डेमोग्राफी तो आप खुद चेंज करा रहे हैं उसको लाके। आप डेमोग्राफी खुद, और जो डेमोग्राफी का डंका पीट रही है ना भारतीय जनता पार्टी, वो खुद इसमें उलझा रही है लोगों को। और फिर रही केंद्र जी, आप क्या चिंतित है राज्य के प्रति, मुझे आप ये बता हम वही दीजिए। बता इसलिए रहे हैं। अच्छा चिंतित सुन हैं। तो लीजिए, सुनिए प्रभा जी, सुनिए, आपकी सुनिए। चिंता क्या है हम राज्य के इस- प्रति? राठौर हम जी इसलिए बताइए। चिंतित है आप क्या कि चिंतित आप सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिएगा ना आप। क्या या तो चिंता फिर है आप आप लोगों पूरा के ज्ञान राज्य रखिए। में? अनुच्छेद जो 371 हो क्या कहता है? आप जो एक साल का या निवासी बना दोगे, क्या हम उसमें परिवर्तन कर पाएंगे? आप ही बताइए केंद्र जी, क्या हम उसमें इसी परिवर्तन, वजह से देरी हो रही है ना। परिवर्तन कर बिल्कुल पाएंगे गहन क्या? अध्ययन कि के साथ, सशक्त भू कानून हम बना गहन सकें। अध्ययन के साथ क्रियान्वयन होगा उसका। वो राठौर जी, सशक्त भू कानून इसीलिए- बन ही नहीं सकता। अनुच्छेद 371 में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे यदि आपने यहाँ पे वो समान नागरिकता का उसको अधिकार दे दिया, एक वर्ष में उसको अस्थायी निवासी बना दिया। इनकी मंशाएं साफ नहीं है, दोनों पार्टियों की मंशाएं साफ नहीं मुझे है। नहीं लगता केदारनाथ में यूसीसी से कोई फर्क पड़ेगा भाई। मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा नहीं, हूँ। वो बैठो एक मिनट। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं ना। हमने नहीं कहा, यूसीसी नहीं पड़ेगा वहाँ, आना ना आना हमने बराबर है। हमने नहीं कहा केंद्रा जी, इन्होंने ही कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी वो जो अनुच्छेद 25 और 26 है, वो सीधा यूसीसी के साथ ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, वो कहीं नहीं छुप रही चीजें। ठीक है। अच्छा मैं एक बार फिर से एक्चुअल के फायदे किसको हो रहे हैं वो इनको लोगों को जानकारी नहीं है उसके ठीक है, बारे में। मैं डॉक्टर अनिल जी के पास जा रहा हूँ। अनपढ़ लोग हैं ना, अच्छा, अभी बीजेपी वाले सब पढ़े लिखे हैं, राठौर जी एक सेकंड। अच्छा डॉक्टर अनिल चंदोला जी, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं इस वक्त दोनों पार्टियों के, वो दोनों विधायक भी रह चुके हैं। इसलिए जनता, मुझे लगता है कि आकलन करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी वहां की जनता को कि किसने कितना काम किया। हालांकि एक दो बार रही विधायक और मनोज रावत एक बार विधायक रहे, लेकिन मनोज रावत हाल ही में रहे हैं 17 से 22, तो उनको पता है किसने कितना काम यहाँ पर किया। तो इस चीज़ का फर्क भी पड़ेगा, जो उनके पूर्व में किए गए काम हैं, जनता के बीच मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई नए पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है या कोई पहली बार नहीं है। स्वाभाविक तौर पर उसका बहुत असर रहेगा, क्योंकि जो पहले देखा हुआ है ना, उसको तो देखना आसान है, उसका आकलन करना आसान है, उसको एनालिसिस करना आसान है। हाँ। दोनों को लोग देख चुके हैं। और आप जहां तक ये विकास की बात हो रही है ना, मैं एक चीज इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा सभी लोगों के लिए, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। अभी ऐश्वर्या रावत का मैं एक बयान सुन रहा था जब टिकट नहीं मिले थे उससे पहले। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि केदार घाटी की ना हालत बहुत खराब है, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जबकि उनकी माताजी कई समय विधायक रही, वहां बीजेपी के विधायक भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, लेकिन उन्होंने ना वहां की सच्ची तस्वीर दिखा दी। भले ही वो ये दिखाना चाह रही थी कि अब वो विधायक बनेंगी तो वो सब कुछ ठीक कर देंगी, लेकिन उन्होंने एक हालात बताया कि वहां पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका कहना था जी मंदिर तो बहुत भव्य बन गया, लेकिन वहां पे ना तो डॉक्टर हैं, ना वहां पे स्कूल है, ना वहां पे टीचर हैं, वहां पे बहुत खराब हालत है, और मेरी माँ का सपना है कि मैं टिकट लेके जाऊं। अब विकास तो ये आपको दिख गया कि कितना हुआ है, खुद वहां की जो मतलब संभावित कैंडिडेट होनी चाहिए थी वो ये बात कह रही है। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, उस पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक पहले रहे हैं, दोनों प्रत्याशी पहले विधायक रहे हैं, और अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी दोनों लोगों का है। आशा नौटियाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, मनोज रावत भी कद्दावर नेता रहे हैं, तो दोनों संगठन में भी अपनी पकड़ रखते हैं। और मनोज रावत पिछली बार जीते थे जबकि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से राज्य में आई थी, तो उस समय उन्होंने केदारनाथ सीट जीती थी, जो अपने आप में एक उस समय कहा गया कि अचंबा हो गया, क्योंकि मनोज रावत नए थे, पहला चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि उनके काम को लेके बाद में बहुत तरह की बातें होती रही। आशा नौटियाल को लेके लोगों का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है वहां पर कि वो बहुत मृदुभाषी महिला हैं, बहुत ही सभ्य महिला हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबके सुख दुख में शामिल होती हैं। मनोज रावत ने भी खुद को बहुत चेंज किया है और पिछले कुछ समय से वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, केदारनाथ, और सिर्फ वही नहीं, केदारनाथ की बातों को देहरादून तक और देहरादून दिल्ली तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। तो वहां के जो लोग हैं ना, वो इन सब चीजों को मुझे लगता है एनालिसिस कर रहे होंगे। जब वोट करेंगे तो इन सब चीजों को देख के करेंगे। केदारनाथ की जनता समझदार है, वो इतना सोच के वोट देगी कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि पहले क्योंकि वो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अपना, पहले वो वहां पर रहे हैं, तो एक एनालिसिस करना थोड़ा और आसान हो जाता है उनके लिए। हाँ, अच्छा मुझे ये लगता है, शायद मैं गलत हूँ या सही,
कि जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हैं वहाँ पर लोगों के बीच, तो इस वक्त ये भी हो सकता है कि पार्टी के द्वारा जो प्रदेश में काम किए गए, तो यहाँ पर पार्टी भी देखी जा रही होगी। अक्सर चुनाव में प्रत्याशी बहुत मेन होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी की भी रीति नीतियाँ देखी जाएंगी दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा की बात करें, बड़ी पार्टियों की। स्वाभाविक तौर पर उसका तो असर होता है। देखिए, पार्टी का ना एक कैडर वोट है, कैंडिडेट के अपने वोट तो हैं ही, कैंडिडेट का अपना एक गुडविल है, उसकी एक अपनी इमेज है, उसके आधार पे तो वोट पड़ना है। लेकिन पार्टी ओवरऑल आदमी ये भी देखता है कि हम इस विधायक को जिता तो रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी की इमेज कैसी है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी का असर होता है। इसीलिए पार्टियां, आप देखो कि पार्टियां एक कई बार कुछ ऐसे एजेंडे होते हैं जो कि उनको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए तो ठीक है, लेकिन वो राज्य स्तर पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है, तो उनसे बचती हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हर कैंडिडेट का अपना एक वोट बैंक है और पार्टी का अपना एक कैडर है। इसीलिए जो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास तो इतना कैडर वोट तो है ही जो हमें पढ़ना है, उसके बाद का जो वोट है वो उनको खींचना है। छोटी पार्टियों या निर्दलियों के साथ यही दिक्कत होती है कि उनको लगता है कि हमारे पास पार्टी का जो कैडर वोट है वो नहीं है, वहां पर जो प्रत्याशी की खुद की इमेज है उसी के आधार पर उनको वोट मिलना है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो पहले रहे भी हैं और उनका अपना एक पूरा एक दायरा है, तो उसका निश्चित तौर पर उन दोनों को फायदा मिलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है कि चाहे यूकेडी की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, तो इन लोगों का कितना फर्क पड़ने वाला है इन दो बड़ी पार्टियों को यहाँ पर? क्या मतलब फर्क प्रभाव आएगा इन तमाम चीजों का? देखिए, यूकेडी का ना प्रभाव आना चाहिए, क्योंकि यूकेडी राज्य के हितों को लेके मुखर रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे ना, यूकेडी बहुत अच्छी स्थिति में, फाइटिंग स्थिति में भी नहीं आ पा रही है। उसका कारण ये भी है कि उनमें लगातार आप देखिए, लगातार 1 से 2 धड़े, 2 से 3 धड़े, अभी बीच में उनका सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो यूकेडी थोड़ा सा फिर संगठित हो रही है, एकजुट हो रही है, लेकिन फिर एक गुट आया, वो उसने पहले ज्वाइन किया यूकेडी को, फिर वो छोड़ के चले गए, तो उनके साथ बहुत सारे लोग वैसे ही चले गए। और एक जो सेंटीमेंट था ना यूकेडी के साथ कि यूकेडी उत्तराखंड की पार्टी है, यूकेडी उत्तराखंड को लेके सोचने वाली पार्टी है, यूकेडी उत्तराखंड के लिए काम करने वाली पार्टी है। आप देखो कि पिछले कुछ समय से थोड़ा सा उन्होंने अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की, बीच में कुछ लोग आए, अभी जब भू कानून और मूल निवास वाला मामला हुआ, मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया वाला, उस पे भी उन्होंने थोड़ा सा उनके कारण दिक्कत हुई, उनको लगा कि मूल निवास और भू कानून पे बोल रहे हैं, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर वो राज्य की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप उनको सपोर्ट करते, जबकि आप राज्य स्तरीय पार्टी हो, राज्य की बात करने वाले पार्टी हो। तो थोड़ा सा वहां पे इंपैक्ट हो सकता है, वरना यूकेडी के प्रति सेंटीमेंट रहता है, वोट भले कितना पड़े वो असर नहीं है। लेकिन अगर आप मन में उत्तराखंड के लोगों से पूछोगे तो यूकेडी के लिए सबके मन में सम्मान है, वोट नहीं मिलता वो बात अलग है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रभा बंदूनी जी, क्योंकि अब मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं, समय इतना ही है। अभी तक का जो चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार का शोर थम गया, 20 तारीख का इंतजार है। पूरा अगर आप देखें वहां पर, ठीक है, आप भाजपा से आपको ये कहेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? ये चुनाव नेक टू नेक की लड़ाई की जो बात हो रही है वो है, या फिर आप लोग एक तरफा जीत रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है? जी कैंथोरा जी, मैं तो ये कहूँगी कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है और जनता को क्या चाहिए? विकास। अगर आपने धरातल पर काम किया है, धरातल पर जनता को संतुष्ट है आपके कार्यों से, तो निश्चित रूप से वो आपको विकास के एजेंडे पे वोट करेगी। और आज तक हमारी जो डबल इंजन, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जितनी भी वहाँ पर विकास की योजनाएं हैं, वहाँ की जनता खुद कह रही है कि इतने वर्षों में आज तक हमने इतना विकास केदार घाटी में नहीं देखा है। तो वो इस विकास के मुद्दे पर हमें वोट करेंगे। दूसरा, हमारी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी, वो हर व्यक्ति के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं, तो वो हमारी जो प्रत्याशी है उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं, वो उनके साथ जनता उनको निश्चित तौर पर विजय का आशीर्वाद अपना देंगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय उत्तराखंड की जनता के लिए लिए, राज्य के विकास के लिए लिए हैं, चाहे वो कानून उन्होंने सख्त से सख्त बनाई हो, धर्मांतरण कानून हो, डेमोग्राफी को, यहाँ की देवभूमि के देवत्वों को बचाने की बात कही हो, तो आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा है। तो जनता ये चीजें भी देख रही है कि हमारे राज्य को कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत बनाएगी और हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। आशीष नौटियाल जी, डबल इंजन की बात हुई है, और अब ये पंजा डबल इंजन के सामने कितना मजबूत है? देखिए, जनता को 3-4 चीजें चाहिए। जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात भी नहीं करना चाहती, और एक भाईचारा, नफरत ना हो राज्य के अंदर, देश के अंदर नफरत ना हो। और भारतीय जनता पार्टी को इन चारों से मतलब नहीं, नफरत कराने वाली पार्टी है। और इनको आज अस्पतालों के हाल देखने, आज युवाओं के हाल देखने जो लाठियां मारने का काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करें, हर चीज़ में फेल है।
और जनता निश्चित हिसाब मांगेगी इनसे कि इनका विकास जो है, सोना चोरी को अगर विकास ठीक है, कहते हैं तो जनता इसका जवाब ठीक है, देगी। समय इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में जुड़े, और सभी पार्टियों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं। केदारनाथ के उपचुनाव का रण अब बहुत नजदीक, 20 तारीख को मतदान, 23 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे कि जनता ने आशीर्वाद किसको दिया। नमस्कार।